नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र के इस मंच पर। दोस्तों, पिछले कुछ सत्रों से हम लोग आदिकाल पर चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियों पर और उसके कुछ कवियों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, आदिकाल की जब बात होती है तो शब्द निकल कर आता है कि आदिकाल शब्द दिया किसने है। तो आदिकाल शब्द दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसे विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। 1000 से 1200 ईस्वी तक का समय को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल या फिर इसे आदिकाल के नाम की संज्ञा दे दी गई है। देखा जाए तो 1000 से 1200 ईस्वी तक की जितनी भी रचनाएं हैं सब अभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। इसीलिए यहाँ हमें अभ्रंश साहित्य भी पढ़ना है। आदिकाल में ही हमें सिद्ध साहित्य पढ़ना है। आदिकाल में ही हमें नाथ साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य भी पढ़ना है। ठीक है, हम देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। और आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का वर्गीकरण करते समय इसे देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाओं में जगह दे दी है और इसे हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर कर दिया है। और वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि यदि हम सिद्ध और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर रख देते, साहित्य को हम लोग अभ्रंश साहित्य में रख देते हैं, तो फिर पूरा भक्ति साहित्य जो भी है वो बिल्कुल जड़ तने कटा हुआ जो वृक्ष रहता है उसके समान बिल्कुल निराधार हो जाएगा। तो इसलिए उनका कहना है कि जो नाथ और सिद्धों का साहित्य है उसे भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जगह देना चाहिए। तो देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कर देते हैं, यहाँ पर टॉपिक डालते हैं आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। डॉक्टर नगेंद्र की द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य की संपादकीय पुस्तक में इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया है उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने रखा है सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य की समय सीमा मानी है ये 8वीं से 13वीं। नाथ साहित्य 10वीं से 13वीं। जैन साहित्य को रख दिया है। आदिकाल का जिस प्रकार से वर्गीकरण है हमें इसी प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। साहित्य की समय सीमा मानी है 8वीं से 13वीं। उसके बाद रासो साहित्य, रासो साहित्य की समय सीमा। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको लग रहा होगा कि सिद्ध साहित्य के बाद तो जैन साहित्य का स्थान आना चाहिए था। इसे साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने विभाजित करके बताया है। यदि समय कालक्रमानुसार पूछा जाए तो सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य आएगा और जैन साहित्य के बाद नाथ साहित्य आएगा। यदि कालक्रम में ना पूछकर सीधे सीधे साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर पूछा जाए तो सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य। रासो साहित्य की समय सीमा 10वीं से 14वीं सदी, 10वीं से 14वीं। फिर लौकिक साहित्य, 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। लौकिक साहित्य में हमें इसके बाद गद्य साहित्य, इस तरीके से इसका आदिकाल का वर्गीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। अब देखिए दोस्तों, लौकिक साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे ढोला मारूड़ा दुहा, ढोला मारू रा है, जैसे बसंत विलास और जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियां भी इसी में आ जाएगा।
ये हो गया। इसके बाद गद्य साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा? गद्य साहित्य की रचना है राहुल वेल। राहुल वेल। गद्य साहित्य की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। व्यक्ति प्रकरण और है वर्ण रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो गद्य साहित्य में आती है और ये कुछ ऐसी रचनाएं जो लौकिक साहित्य में आती है। अभी रासो साहित्य, जैन साहित्य और ये बाकी के जो बचे हुए साहित्य है इनका भी आगे अध्ययन करने वाले हम लोग। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि डॉक्टर नागेंद्र ने इसको किस प्रकार से विभाजित करके बताया है अपने ग्रंथ में। बहुत आदिकाल को इन्होंने सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक और गद्य साहित्य इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया है, जबकि आचार्य शुक्ल ने इसका वर्गीकरण इस तरीके से ना करते हुए इन्होंने सिद्धों और नाथों को फुटकल रचनाओं में और काव्य, देश भाषा काव्य में स्थान दे दिया है। और इस तरीके से उनका जो विभाजन रहा है वो सर्वमान्य नहीं माना जा सकता है। सिद्ध और नाथ का जो भी साहित्य लिखा गया है ये सब हिंदी साहित्य की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए जगह जगह पे विद्वानों ने इस चीज का विरोध भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोगों ने यहाँ देखा। आगे देखते हैं, चलिए एक नजर डाल देते हैं कि अपभ्रंश साहित्य किस तरीके से लिखा गया और अपभ्रंश साहित्य के लेखक कवि कौन कौन से रहे हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। जैसे हम लोग देखें, आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। डॉक्टर बोलाराम व्यास ने इसे अभट्ट भाषा कहा है। और वहीं विद्यापति ने देसिल बैना कहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपभ्रंश के ही नाम है जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये तो हमने देख लिया है कि इसकी जो समय सीमा, समय अवधि है वो किस तरीके से है। इसका था पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में लिखा जा रहा था। उड़ीसा, बिहार, कह सकते हैं कि यहाँ पर सिद्ध साहित्य अपनी चरम सीमा पर था। और तो जो नाथ साहित्य थे इनकी संख्या अधिकतर देखी गई है राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में। और यहीं पे कह सकते हैं कि नाथों का गढ़ था और यहीं से नाथ साहित्य निकला है। जैन साहित्य का वर्चस्व था गुजरात और उसके आसपास के कुछ, गुजरात के काठियावाड़ में, कह सकते हैं गुजरात के काठियावाड़ में जैन धर्म का वर्चस्व था। और जैन धर्म का वर्चस्व होने के कारण गुजरात के आसपास का जितना भी क्षेत्र था ये सब जैन धर्म के लिए ही माना जाता था। वैसे ही आते हैं रासो साहित्य पर। रासो खान जो था वो ये भी राजस्थान वाले क्षेत्र में, इसे भी राजस्थान, ठीक है, ये भी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखा हमने असम, बिहार, यहाँ पर इनका वर्चस्व देखने को मिला है सिद्धों का और अधिक मात्रा में होने के कारण यही इनका गढ़ माना गया। इसके बाद देखिए नाथ साहित्य को 10वीं से 13वीं सदी राजस्थान और पंजाब के एरिया में। इसके बाद जैन साहित्य 8वीं से 13वीं सदी और ये गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में इनका वर्चस्व मिला है। इसके बाद रासो साहित्य 10वीं से 14वीं सदी राजस्थान वाले क्षेत्र में। अब इसमें हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर जैन, रासो और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक अभी इतना समझ में आया है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अभ्रंश साहित्य को भी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभ्रंश साहित्य में कुछ प्रमुख कवि है, जैसे स्वयंभू है, पुष्यदंत है, ऐसे कुछ लेखक कवि हैं जो अभ्रंश भाषा में ही जिन्होंने साहित्य लिखा है। इनकी साहित्यिक रचनाओं को भी लोग अभ्रंश साहित्य के कुछ साहित्यकारों को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग सिद्ध साहित्य पर अगले सत्र में चर्चा कर लेंगे। अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को यदि देखा जाए तो उसमें इस बात को लिखा है आचार्य शुक्ल ने कि अभ्रंश का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने इसमें अपने पिता घोसेन के बारे में लिखा है कि यह प्राकृत, अभ्रंश और संस्कृत तीनों के कवि रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में अभ्रंश का परिचय दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं कि अभ्रंश शब्द जो है इसे विद्वानों ने किस नाम से जाना, ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, और अभ्रंश आया कहां से? अभ्रंश एक बिगड़ा हुआ रूप है। अभ्रंश एक प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है जो कि समय के साथ कालांतर में परिवर्तित होकर जब बोलचाल की भाषा में रहकर जब साहित्य के रूप में परिवर्तित होने लगा तो तब यह अभ्रंश कहलाया। और जो बोलचाल की भाषा का रूप रह गया वो देश भाषा कहलाया। ठीक है, इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि अभ्रंश जो साहित्य था इसमें कौन कौन से कवि और लेखक आ सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभ्रंश के जो कवि हैं उनमें प्रमुख है स्वयंभू। देखिए दोस्तों, परिभाषाएं और पंक्तियां तो बहुत सारी है, इतनी है, लेकिन अभी यहाँ पर सारी चीजों को परिभाषित करके लिख पाना और सभी पंक्तियों को लिख पाना कि किस विद्वान ने क्या पंक्ति दी है और किनकी क्या परिभाषा रही है, इस तरीके से लिख पाना यहाँ पर अभी संभव नहीं हो रहा है। लेकिन किसी एक अलग सत्र में तो वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिख कर समझाना संभव नहीं है, इसीलिए अभी सिर्फ मुख्य बिंदु लिख पा रही हूं मैं। एक अन्य सत्र में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्वयंभू का जन्म माना जाता है, इसका जन्म है 738 संभवतः, क्योंकि जो जितने भी पुराने जो भी कवि लेखक रहे इनके कई सारे लेखक कवि ऐसे हैं जिनके जन्म काल में बहुत विवाद है। इतना कि आप जान लीजिए 738 ईस्वी के आसपास इसे माना गया है। हमारे पास जो भी आंकड़ा रहता है उसी के आसपास हमें चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभ्रंश के प्रमुख जैन कवि हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये अभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि कहे जाते हैं। अभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि उपाधियां कौन कौन सी मिली है इनको? बहुत इंपॉर्टेंट है उपाधियां। कविराज चक्रवर्ती, कभी कभी उपाधियां भी पूछ ली जाती है तो, और छद्म चूड़ामणि, ये सब स्वयंभू की उपाधियां हैं। ठीक है, इसके बाद इनके ग्रंथ देख लेते हैं। रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, पौंचर्यु जो इनका जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। ये जैन काव्य है और यह इसमें श्री राम का इसमें जीवन चरित्र बताया हुआ है। ठीक है, राम कथा, इसके अंदर राम कथा है और यह जैनी रामायण है, जैनी रामायण भी कही जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। यह अधूरी रचना थी इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इनकी दूसरी रचना है रिठनेमी चरियु।
रिठणेमी चरियु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौम चरियो राम कथा पर आधारित है। रिठणेमी चरियो जो है वो कृष्ण कथा पर आधारित है, कृष्ण कथा पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसे एक और अन्य नाम कहा जाता है, और इसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। स्वयंभू छंद, इसमें प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवियों के छंद है, एवं अपभ्रंश के कवियों के और छंद संकलित है। स्वयंभू छंद, रिठणेमी चरियो और पौम चरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके तीनों ग्रंथों को ध्यान रखेंगे। यह एक जैन कवि है और अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि कहे जाते हैं। और कविराज चक्रवर्ती, छद्म चूड़ामणि इनकी जो है इनकी उपाधियां हैं। इसके बाद इनके 3 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पौम चरियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राम कथा पर आधारित है, जैनी रामायण कहा जाता है, त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इसके बाद रिठणेमी चरियो कृष्ण कथा है, हरिवंश पुराण नाम है। स्वयंभू छंद जो है ये ये प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवियों के छंदों का संकलन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ऐसा मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सब लोगों को समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले कवि जो है वो है पुष्यदंत। इसे नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ आज पुष्यदंत, ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो जाए। कुछ इस तरीके से आज हम देखने वाले हैं। समय 959 से 972 के मध्य। इनका भी समय जो है वो निर्धारित नहीं है। पुष्यदंत जो है इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु। स्वयं को यह क्या कहते हैं? अभिमान मेरु। अभिमान मेरु की जो उपाधि है ये पुष्यदंत ने स्वयं को दी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनाएं, महापुराण, महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है। महापुराण को अपभ्रंश भाषा को अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश, अभी देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश साहित्य का। स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा गया है, लेकिन पुष्यदंत को अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा गया है। अपभ्रंश साहित्य का व्यास। अच्छा, यहां देखते हैं इस ग्रंथ में क्या है। इस ग्रंथ में रामायण और महाभारत की कथा है। रामायण और महाभारत की कथा जो है वो एक साथ चलती है। मैं 63 सलाका पुरुषों का जीवन चरित्र बताया है। बहुत ही सुंदर काव्य रचना में इनका जीवन चरित्र। के बाद इसका अगला एक और ग्रंथ है जिनको अणाया कुमार चरियो। यह एक खंड काव्य है। ठीक है, इसमें दार्शनिक विषयों की आलोचना है। दार्शनिक विषयों की आलोचना है इस ग्रंथ में। ठीक है, ये सब बहुत ध्यान से देखने की चीजें हैं। ठीक है, आलोचना है, ये हो गया। के बाद इनका एक और ग्रंथ है जसहर चरियो। जसहर चरियो जो है, चरियो ये चरित ही है। जसहर चरित, नई कुमार चरित। ठीक है, लेकिन इसको अपभ्रंश साहित्य में चरियो, ये भी एक खंड काव्य है। इसमें जो है नगरीय जीवन के साथ साथ ग्रामीण जीवन की भी झांकी प्रस्तुत की है।
इसी वस्तु को भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाता है कि नगरीय जीवन के साथ साथ ग्राम्य जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी विषय वस्तु की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रही हूँ। नगरीय जीवन के साथ साथ ग्रामीण जीवन की भी झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, मैं बहुत अभी संक्षिप्त रूप में आपको बता रही हूँ सब चीजें। आप लोग ऐसे नोट्स कर लीजिए इसको, और इसी तरीके से नोट्स कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में और याद करने में आसानी हो जाए। प्रत्येक कवि को इस तरीके से रख करके उनसे जुड़े सभी चीजें, उनका जन्म काल देख लीजिए, उनकी रचनाएं देख लीजिए, और उनसे जुड़े और भी कुछ तथ्य हो सकते हैं, तो उनको सब उसी के आसपास आप लोग लिख लीजिए। तो आपको जैसे ही आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एक लेखक या कवि से जुड़ी सारी जानकारी तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, और कहता है ना कि ग्राफिकल पढ़ने में चीजें जल्दी हमारे माइंड में सेट हो जाती है। कुछ चीजों को एकदम सीधा सीधा व्याख्यात्मक रूप में ना पढ़ के थोड़ा सा ग्राफिकल रूप में पढ़ लेते हैं ना, तो इससे चीजें जल्दी हमारे माइंड में जल्दी से सेट हो जाती है ना। देखिए, पुष्यदंत का समय जो है 10वीं सदी माना गया है। इसके बाद एक दो लेखक और देख लेते हैं। ये समझ में आ गया है, इसे मैं रफ कर रही हूँ। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, जबकि पुष्यदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा गया है। कवि धनपाल है, ये सब अपभ्रंश के कवि है, अपभ्रंश के कवि है। इनके 10वीं सदी के हैं। ठीक है, रचनाएं कौन सी है? भविष्यत कथा, भविष्यत कथा, या फिर इसे ही पंचमी राज भी कह देते हैं। ठीक है, लौकिक चरित काव्य है, लौकिक चरित काव्य है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु को भी देख लेंगे आगे। अगला देख लेते हैं राम सिंह। राम सिंह जो है, राम सिंह 11वीं शताब्दी के। ठीक है, 10वीं। इनका आदिकाल के कवियों को और उनकी रचनाओं को हमें क्रम से भी पढ़ना पड़ेगा कि जन्म काल के अनुसार क्रम लगाना पड़ेगा, इनकी रचनाओं का क्रम भी देखना पड़ेगा, का लेखक का समय क्या है, इसे भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। आपको जरा भी दिक्कत याद करने की नहीं आएगी, इसमें आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है कि ये सब याद कैसे होगा, इतना सारा हिंदी साहित्य है, लेखन है, इतना सारा कैसे करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से छोटी छोटी ट्रिक्स से हम लोग याद करेंगे, कोई लेंदी ट्रिक नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगी सब चीजें। ठीक है, राम सिंह देख लेते हैं। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। ठीक है, इस रचना में क्या है? रचना में क्या है? इस रचना में सांसारिक सुख और इंद्रिय सुख का जो है इसमें निंदा की गई है, और इसमें अपनी आत्मानुभूति को महत्व दिया हुआ है। ठीक है, इस रचना में इसके साथ ही गुरु महिमा, सत्संग और बाह्य पाखंडनों का विरोध हुआ है। इसमें गुरु का महत्व बताया है, इस अहिंसा परमो धर्म, इस तरीके से इस रचना में हमें देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है, इस तरीके से इसका विषय वस्तु है। दोहों में संकलित रचना है। कुछ मुख्य बिंदु यहाँ लिख देती हूं मैं, और बाकी समझा रही हूं, तो आप लोग उसे भी समझ सकते हैं या उसे भी नोट कर सकते हैं। अर्थ क्या है? दोहों का उपहार। ठीक, अगले कवि आते हैं जिनदत्त सूरी। इनका जो समय है 12वीं शताब्दी। ठीक है, इनकी रचना जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास। ठीक है, जिन जो है उपदेश दे 80 पद्यों में जो है ये नृत्य गीत है। इसमें कृष्ण जी के रास लीला के जो है नृत्य। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन, 80 पदों में नृत्य गीत है, कृष्ण रास लीला के नृत्य गीत इसमें संकलित है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान जो अद्दाहमान
जो कि संदेश रासक के रचयिता हैं और इन्हीं को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, तो अब्दुल रहमान जिन्हें अद्धा मानवी कहते हैं, ये 12 से 13वीं शताब्दी इनका समय है और इनकी रचना है संदेश रासक। और संदेश रासक जो है 223 छंदों का एक खंड काव्य है। ठीक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। संदेश रासक को आप विशेष तौर पर याद रखिए कि संदेश रासक जो है 223 छंदों का एक खंड काव्य है। और इसमें एक जरूरी बात, यह षड ऋतु में लिखा हुआ ग्रंथ है। षड ऋतु मतलब विक्रमपुर की जो वियोगिनी की इसमें विरह कथा है, तो इसमें जैसे हम लोग नागमती का वियोग वर्णन देखते हैं। नागमती का वियोग वर्णन जो है वो 12 मासा शैली में लिखा हुआ है। 12 मास मतलब 12 महीने में जो भी ऋतुएं होती है उसको आधार बना करके विरह वर्णन किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर षड ऋतु वर्णन किया हुआ है। 6 महीने मतलब 6 महीने का ऋतु वर्णन हुआ है। इसमें 6 महीने का जो ऋतु वर्णन है उसका विरह वर्णन हुआ है। ठीक है, विक्रमपुर की जो वियोगिनी है उनका विरह वर्णन हुआ है षड ऋतु परंपरा में। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस्लामिक कवि द्वारा भारतीय भाषा में रचित पहली रचना है ये। देखिए, अब्दुल रहमान जो है ये एक इस्लामिक कवि रहे हैं और इन्होंने भारतीय भाषा में इस ग्रंथ को लिखा है और यह पहली ऐसी रचना मानी गई है जो इस्लामिक कवि के द्वारा लिखी हुई है भारतीय भाषा में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद नक्सिक वर्णन परंपरा इस ग्रंथ में मिलती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो नक्सिक वर्णन जो परंपरा है वो हमें राउलवेल में मिलती है। राउलवेल ग्रंथ जो कि रोड़ा कवि के द्वारा लिखित है, उसमें हमें नक्सिक परंपरा जो है वो सर्वप्रथम देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन नक्सिक परंपरा जो है वो अब्दुल रहमान का संदेश रासक में भी हमें मिलती है। तो इसमें संदेश रासक में अब्दुल रहमान संदेश रासक में हमें मुख्य बिंदु क्या याद रखना है कि अब्दुल रहमान का जो समय है 12वीं से 13वीं सदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, इसे भी ध्यान रखेंगे और ये सर्वमान्य भी है। ठीक है, इसके बाद संदेश रासक में 223 छंदों में लिखा हुआ खंड काव्य है। इसके आगे देखेंगे षड ऋतु परंपरा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, 12 मासा ऋतु वर्णन नहीं है इसमें, षड ऋतु। ठीक है, इस्लामिक कवि द्वारा लिखित पहली भारतीय भाषा में पहली रचना है। इसके बाद नक्सिक परंपरा का वर्णन भी इसमें देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य में जितने भी कवि हैं उनको देख लिया है, उनकी रचनाओं को देख लिया है, उनके जन्म काल को देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग अगले सत्र में हम लोग सिद्ध साहित्य देखेंगे, सिद्ध साहित्य की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैन साहित्य, फिर रासो साहित्य, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो अपभ्रंश साहित्य का सत्र था वो यही समाप्त होता है। अगले सत्र में हम लोग सिद्ध साहित्य शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन मंत्र से। यहाँ पर आपको आने वाले सत्रों में कवियों और कवियों की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित छोटी छोटी ट्रिक्स भी मिलेगी, जिससे आपको हिंदी साहित्य को समझना और याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य में इतने सारे कवि हैं, इतनी सारी रचनाएं हैं कि उन्हें एक साथ हम लोग याद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इन्हें देखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखने में लगेगा कि बहुत सारा है, लेकिन उसे हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से इसे और सरल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए साहित्य अध्ययन मंत्र से और अपनी परीक्षा की तैयारी को और दृढ़ता प्रदान कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्कार।